बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान की तारीख में 1947 से लेकर अब तक कितने पाकिस्तान के सरबराहों में आर्मी चीफ ऐसे आए हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या क्या किया। पाकिस्तान आर्मी के नए आर्मी चीफ की हैसियत से नवंबर 2023 को जनरल आसिम मुनीर ने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली थी। दोस्तों, क्या आप जानते हो पाकिस्तानी फ़ौज के 17 सरबराहों की तारीख के बारे में, कि जिनमें से किसी ने तो मार्शल लॉ लगाया और किसी ने एक्सटेंशन लेने से ही इनकार कर दिया। दोस्तों, पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक जनरल सर फ्रैंक वॉल्टर मैसूरी को ये एजाज़ हासिल है कि वो पहले पाकिस्तान के चीफ बनने से पहले वो ब्रिटिश आर्मी के नॉर्दर्न कमांड की सरबराही कर रहे थे और यही वजह थी कि इन्हें पाकिस्तान आर्मी का पहला सरबराह बनाया गया। जनरल सर फ्रैंक 1893 में पैदा हुए और 1913 में इंडियन आर्मी में कमीशन हासिल की। जनरल सर फ्रैंक वॉल्टर ने पहली और दूसरी वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया था। कश्मीर की पहली जंग में इंडिया की तरफ से इन पर यह इल्ज़ाम लगाया गया था कि कबाइलियों को इनकी मंजूरी के बाद कश्मीर भेजा गया था। जब कबाइलियों ने हमला किया तो मैसूरी उस टाइम लंदन में थे। जब वो वापस आए तो दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे। हिंदुस्तानी हुकूमत ने इन्हें रोक लिया, जिस पर लॉर्ड माउंटबेटन ने यकीन दहानी करवाई कि कश्मीर की इन्वेस्टिगेशन के बारे में सर फ्रैंक को कुछ भी नहीं मालूम था। 12 नवंबर 1947 को जनरल फ्रैंक वॉल्टर ने एक ख़त लिखा जिसमें उन्होंने इस इल्ज़ाम के बारे में कहा कि कश्मीर ऑपरेशन में पाकिस्तानी फ़ौज का कोई प्रेसिडेंट सर्विस ऑफिसर मुलविस है, जबकि पाकिस्तान ने यह ख़त सबूत के तौर पर सलामती कौंसिल में पेश किया था। जनरल डगलस डेविड ग्रेसी ने पहली और दूसरी वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था। पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह बनने से पहले जनरल ग्रेसी GHQ में चीफ ऑफ स्टाफ के पोस्ट पर थे। उन्होंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कश्मीर में फ़ौजें भेजने का हुक्म मानने से इनकार कर दिया था, बल्कि ये मामला वो जनरल क्लाउड ओचन लीग के नोटिस में ले आए, जो उस टाइम पाकिस्तान और इंडिया दोनों फ़ौजों के ज्वाइंट सुप्रीम कमांडर थे और जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तनाज़े में बरतानवी फ़ौजें गैर जानिबदार रहेंगी। दोस्तों, पाकिस्तानी राइटर इश्तियाक अहमद ने अपनी बुक पाकिस्तान एक अस्करी रियासत में लिखा है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जनरल ग्रेसी को कश्मीर पर हमला करने पर राजी कर लिया था और अप्रैल 1948 के बीच में पाकिस्तानी सोल्जर्स कश्मीर में दाखिल हो गए थे। दोस्तों, जनरल अय्यूब खान 14 मई 1907 को एबटाबाद में पैदा हुए। इनके वालिद मीर दाद खान भी बरतानवी फौज में रिसालदार मेजर थे। अय्यूब खान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अभी ज़ेर तालीम ही थे कि 1926 में बरतानवी फौज में कमीशन मिल गया। जब पाकिस्तान कायम हुआ तो अय्यूब खान उस टाइम ब्रिगेडियर थे। अय्यूब खान से भी ज़्यादा सीनियर मेजर जनरल इफ्तिखार थे, जिन्हें जनरल ग्रेसी के बाद पाकिस्तानी फ़ौज का पहला कमांडर इन चीफ नामजद कर दिया गया था। लेकिन दिसंबर 1949 को वो लाहौर से कराची जाते हुए एक एयर क्रैश हादसे में हलाक हो गए। मेजर जनरल अकबर खान जनरल इफ्तिखार से भी सीनियर थे, लेकिन अस्कंदर मिर्ज़ा ने, जो उस टाइम सेक्रेटरी डिफेंस थे, लियाकत अली खान को कायल किया कि वो अय्यूब खान को चीफ बनाएं और इस तरह अय्यूब खान पाकिस्तानी फ़ौज के पहले पाकिस्तानी आर्मी चीफ बने। एक और पाकिस्तानी राइटर डॉक्टर इश्तियाक लिखते हैं कि अय्यूब खान ने अमरीकियों को इस बात पर कायल कर लिया कि वो पाकिस्तान की फ़ौजी मदद करें। पाकिस्तान 1954 में सीटों में शामिल हो गया। सीटों और ईंटों ये अमेरिका की तरफ से बनाए हुए ग्रुप हैं। जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान वार हो रही थी तो उस टाइम अमेरिका ने ये ग्रुप बनाए थे, जिसमें पाकिस्तान सीटों में शामिल हो गया था और शामिल होने के बाद पाकिस्तान को काफ़ी हद तक इसकी कीमत चुकानी पड़ी। दोस्तों, उस टाइम पाकिस्तान में बहुत बुरी सियासी सूरत हाल में पाकिस्तान के सदर अस्कंदर मिर्ज़ा ने अक्टूबर 1958 में पाकिस्तान को फ़ौज के हवाले करते हुए जनरल अय्यूब खान को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया था। 1960 में एक और कंट्रोवर्शियल रेफरेंडम के नतीजे में अय्यूब खान अगले 5 साल के लिए पाकिस्तान के सदर बन गए और इनके दौरे पाकिस्तान में मुआशी और दिफाई तरक्की के लिहाज से भी जाना जाता है। अय्यूब खान के दौर में इंडिया के साथ 1965 की जंग हुई, मगर जंग के ख़त्म होने के बाद ही अय्यूब खान के वजीर ख़ारजा जुल्फ़िकार अली भुट्टो इनके खिलाफ हो गए। अय्यूब खान के खिलाफ तहरीक शुरू हो गई, जिसके बाद उन्होंने 25 मार्च 1969 को इस्तीफ़ा दे दिया था। दोस्तों, जनरल मूसा अक्टूबर 1908 को कोयटा में हज़ारा कबीले के सरबराह यज़दान खान के घर पैदा हुए। 1926 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में शमूलियत के बाद 1935 में कमीशन हासिल किया। बाद में बर्मा और अफ्रीका की जंग पर दूसरी वर्ल्ड वार में लड़े। पाकिस्तान बनते टाइम ब्रिगेडियर की रैंक पर थे। उन्होंने कश्मीर की पहली जंग में भी हिस्सा लिया। अय्यूब खान ने जब पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाया तो उसके बाद वो फील्ड मार्शल बन गए और फ़ौज की सरबराही उन्होंने जनरल मूसा के हवाले कर दी थी।
पाकिस्तान ने 1965 की जंग भी इनकी सरबराही में ही लड़ी थी। इन्हें कमांडर इन चीफ की हैसियत से 2 बार एक्सटेंशन दी गई। जंग के बाद वो रिटायर हो गए और इन्हें गवर्नर मगरबी पाकिस्तान बना दिया गया। 1985 में इन्हें गवर्नर बलूचिस्तान लगाया गया और 1991 में वो अपनी वफात तक गवर्नर के ओहदे पर ही रहे। जनरल याह्या खान के दौर में 1971 की जंग के नतीजे में मशरिक़ पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, इसलिए इन्हें नापसंदीदगी की निगाह से देखा जाता है। याह्या खान पठानों की करलाई कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। इनके वालिद चकवाल में बतौर पुलिस ऑफिसर तैनात थे, जहां वो 4 फरवरी 1917 को पैदा हुए। पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद जनरल याह्या ने 1939 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कमीशन हासिल की। दूसरी वर्ल्ड वार के दौरान शुमाली अफ्रीका के महाज पर गिरफ्तार कर लिए गए और इटली में जंगी कैदी बनाए गए। 34 साल की उम्र में वो फौज के सबसे कम उम्र ब्रिगेडियर बन गए। जनरल मूसा के दौर में वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रहे। सदारती इलेक्शन में मोहतरमा फातिमा जिन्ना के खिलाफ अयूब खान की मदद की, जिस पर सदर अयूब ने इन्हें इनसे 2 सीनियर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अल्ताफ कादिर और लेफ्टिनेंट जनरल बख्तियार राना पर तरजीह देते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया। जब सदर अयूब खान ने इस्तीफा दिया तो इक़्तिदार जनरल याह्या के हवाले कर दिया, जिन्होंने 25 मार्च 1969 को मार्शल लॉ लगा दिया। इधर मशरिक़ पाकिस्तान में हालात ख़राब हो रहे थे। इसी माहौल में 1970 के इलेक्शन करवाए गए, जिनके नतीजे में सियासी इस्तेहकाम के बजाय मज़ीद बिगाड़ पैदा हुआ और मशरिक़ पाकिस्तान में फ़ौजी ऑपरेशन शुरू हो गया। इसी दौरान इंडिया ने मुदाखलत करते हुए मशरिक़ पाकिस्तान पर हमला कर दिया। इस तरह 16 दिसंबर 1971 को फ़ौज ने हथियार फेंक दिए और मशरिक़ पाकिस्तान ने आज़ादी का ऐलान कर दिया। उसके बाद से ही आज तक ये बहस जारी है कि ये फ़ौजी शिकस्त थी या सियासी। जनरल याह्या ने सकूत ढाका के चौथे रोज़ ही इस्तीफ़ा देकर इक़्तिदार जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले कर दिया था। जनरल गुल हुसैन का ताल्लुक भी पश्तून घराने से था और वो कोयटा में 1921 में पैदा हुए। 1941 में उन्होंने मिलिट्री एकेडमी देहरादून में कमीशन हासिल की और दूसरी वर्ल्ड वार में बर्मा के महाज पर शामिल हुए। 1965 की जंग में वो डीजी मिलिट्री ऑपरेशन रहे, जिस पर जनरल गुल हुसैन को स्टार ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड भी दिया गया। 1966 में जनरल गुल हुसैन को चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। दोस्तों, कहा यह जाता है कि मशरिक़ पाकिस्तान में होने वाले फौजी ऑपरेशन के पीछे भी इन्हीं की हिकमत अमली थी। इनके साथी कहते हैं कि वो अच्छे कमांडर थे, लेकिन इन्हें जियोग्राफिकल कंडीशन का सही अंदाज़ा नहीं था। सकूत ढाका के फ़ौरन बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इन्हें बुलाया और आर्मी की कमान संभालने की दावत दी, जिसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया, लेकिन फिर वो तैयार हो गए। हमीदुर रहमान कमीशन के मामले पर इनके भुट्टो से इख्तलाफात हो गए। कमीशन की सिफारिशात पर इन्हें ओहदे से हटाकर जनरल टिक्का खान को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा दिया गया। भुट्टो ने इन्हें ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान का सफ़ीर लगाकर भेज दिया। उसके बाद वो यूनान में भी सफ़ीर रहे और फिर 1977 के इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ बतौर एहतजाज अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया और 1999 में इनका इंतकाल हो गया और इन्हें इनके आबाई इलाके नौशहरा में सुपर्द खाक कर दिया गया। जनरल टिक्का खान 10 फरवरी 1915 को तहसील कहूटा और रावलपिंडी में पैदा हुए और 1935 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में बतौर जासूस भर्ती हो गए। वहां से 1940 में कमीशन हासिल किया और दूसरी वर्ल्ड वार में लीबिया, बर्मा और जापान के जंगों पर अपनी खिदमत सरअंजाम दी। 1965 की जंग में टिक्का खान 8वीं इन्फेंट्री डिवीज़न की GOC थे। जनरल टिक्का खान ने रन ऑफ कच्छ के मशहूर मार्का लड़ा, जिसे दूसरी आलमी जंग के बाद टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई करार दिया जाता है। याह्या खान ने जब मार्शल लॉ लगाया तो जनरल टिक्का खान पंजाब में मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। जनरल टिक्का खान को ढाका में फौज की कमान देकर भेजा गया। इन्हें ऑपरेशन सर्च लाइट का आर्किटेक्ट भी कहा जाता है, जिनके टाइम में बंगाली अवाम की नस्ल कशी की गई। भुट्टो को जब इक़्तिदार मिला और उन्होंने गुल हुसैन को पहला आर्मी चीफ लगाया और फिर इन्हें फारिग कर दिया, तो इनकी निगाह इंतखाब टिक्का खान पर ठहरी। टिक्का खान भी भुट्टो के साथ वफादार रहे। 1974 में टिक्का खान ने बलोचों की अलहदगी पसंदों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किया। टिक्का खान का शुमार पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के अव्वलीन लोगों में भी होता है। जब टिक्का खान रिटायर हुए तो भुट्टो ने अगला आर्मी चीफ ज़ियाउल हक को लगाने के लिए इनसे राय मांगी, तो उन्होंने भुट्टो को मना किया, क्योंकि इनके ख्याल में ज़िया उस ओहदे के लिए अहल नहीं थे और नए चीफ की उम्मीदवारों में सबसे जूनियर भी थे। टिक्का खान ने रिटायरमेंट के बाद पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। इन्हें भुट्टो का मुशीर बराए कौमी सलामती बना दिया गया।
उसके बाद जब जिया ने मार्शल लगाया तो भुट्टो के साथ इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। भुट्टो की फांसी के बाद जनरल टिक्का खान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल बनाए गए। जनरल जिया के दौर में इन्हें कई बार जेल में बंद किया गया। 1988 में जब बेनजीर भुट्टो वजीर आजम बनी तो इन्हें गवर्नर पंजाब लगाया गया। 28 मार्च 2002 को वो 87 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। जनरल जियाउल हक 12 अगस्त 1924 को जालंधर में पैदा हुए। 1945 में वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के इस आखिरी बैच का हिस्सा थे जो देहरादून में फारिग तहसील हुआ था। 1962 से 1964 तक जनरल जियाउल हक इन फौजी अफसरान में शामिल थे जिन्हें अमेरिका में फौजी ट्रेनिंग के लिए मुंतखब किया गया था। उर्दन में तैनाती के दौरान जनरल जियाउल हक ने फलस्तीनियों के खिलाफ एक ऑपरेशन किया जिसमें हजारों लोग मारे गए, जिस पर याह्या खान ने इनके कोर्ट मार्शल की सिफारिश की। दोस्तों, जनरल जियाउल हक ने फलस्तीनियों के खिलाफ ऑपरेशन किया जिसमें हजारों लोग मारे गए। अगर इस वीडियो के बारे में आपने जानना है तो इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। मेजर जनरल AQ मिठा के मुताबिक ये जनरल गुल हुसैन ही थे जिन्होंने इन्हें बचाया। जब भुट्टो ने इन्हें आर्मी चीफ लगाया तो इनसे पहले भी सीनियर जनरल मौजूद थे। 1977 के इलेक्शन के बाद भी जब सियासी हालात ना बेहतर हुए और अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद ने धांधली के इल्ज़ामात लगाकर नताइज को तस्लीम करने से इनकार कर दिया तो पाकिस्तान में हंगामे शुरू हो गए, जिस पर जियाउल हक ने 1977 को पाकिस्तान में मार्शल लगा दिया। भुट्टो और इनकी काबीना के अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया और जियाउल हक ने 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने का वादा किया, मगर बाद में जियाउल हक ने पहले एहतसाब और फिर इलेक्शन का नारा लगा दिया। उसी दौरान कई नामी गिरामी सियासतदानों को नाअहल करार दिया गया और भुट्टो को एक कंट्रोवर्शियल केस में फांसी दे दी गई। 1979 में तमाम सियासी जमातों पर पाबंदी लगा दी गई। 1981 में मजलिस शूरा कायम करके जनरल जियाउल हक सिया और सफ़ेद के मालिक बन गए। 1984 में पाकिस्तान में करवाए गए एक रेफरेंडम के अंदर जियाउल हक पाकिस्तान के सदर भी बन गए, जबकि 1985 में बगैर किसी सियासी जमातों के इलेक्शन करवाए बगैर मोहम्मद खान जुनेजो को पाकिस्तान का वजीर आज़म बना दिया गया। मगर फिर 1988 को कौमी असम्बली को तहलील करके जनरल जियाउल हक ने जुनेजो की हुकूमत को भी ख़त्म कर दिया। अफगान जंग की वजह से अमरीकी इंतज़ामिया से इनके करीबी ताल्लुकात रहे, लेकिन दूसरी तरफ इन्हें पाकिस्तान में रवादारी और रोशन ख्याली की जगह इंतहा पसंदाना इक़दार के फ़रोग़ का जिम्मेदार भी करार दिया जाता है। अगस्त 1988 को जनरल जियाउल हक एक एरोप्लेन क्रैश में हलाक हो गए। जनरल मिर्ज़ा असलम बेग 2 अगस्त 1931 को उत्तर प्रदेश भारत में पैदा हुए और 1950 में PMA काकुल में कमीशन हासिल की। 1958 में स्पेशल फोर्सेस ग्रुप की ट्रेनिंग हासिल करने के लिए अमेरिका चले गए। जनरल मिर्ज़ा असलम बेग ने 1965 और 1971 की जंगों में हिस्सा लिया। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से वॉर स्टडीज़ में MSc की डिग्री हासिल की और वहीं पढ़ना शुरू कर दिया। 1984 में असलम बेग ने सियाचिन की जंग की निगरानी की जब वो GHQ में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे। वजीर आजम मोहम्मद खान जुनेजो ने इन्हें वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पर तरक्की दी क्योंकि वही सबसे सीनियर जनरल थे, जबकि जियाउल हक जनरल जाहिद अली अकबर को तरक्की देना चाहते थे। जनरल जियाउल हक के प्लेन क्रैश के बाद जनरल मिर्ज़ा असलम बेग ने फौज की कमान संभाली और इन पर इल्ज़ाम लगा और इस पर सुप्रीम कोर्ट में केस भी चला कि उन्होंने 14 करोड़ रुपए के फंड्स 1990 के आम इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के मुखालिफ सियासतदानों में तकसीम किए। इन पर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की मदद का भी इल्ज़ाम लगाया जाता है। जनरल मिर्ज़ा असलम बेग की रिटायरमेंट के बाद उन्होंने एक थिंक टैंक फ्रेंड्स और एक सियासी जमात अवामी क़यादत पार्टी की बुनियाद भी रखी। जनरल आसिफ नवाज चक्री राजगान जहलम में 1937 को पैदा हुए। उन्होंने फौज में कमीशन हासिल की और फिर रॉयल मिलिट्री एकेडमी बरतानिया में ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट कर लिए गए। पाकिस्तान और भारत की दोनों जंगों में हिस्सा लिया। 1985 में PMA के कमांडेंट बनाए गए। जनरल आसिफ नवाज जब कोर कमांडर कराची थे तो उनके दौर में MQM और सिंध में डाकू के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। जब नवाज शरीफ 1991 में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे तो जनरल बेग की रिटायरमेंट के बाद जिन 4 जनरलों की समरी चीफ लगाने के लिए इनके पास भेजी गई, इनमें जनरल आसिफ नवाज सबसे सीनियर जनरल थे, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल शमीम आलम दूसरे और जनरल हमीद गुल चौथे नंबर पर थे। जनरल आसिफ नवाज 8 जनवरी 1993 को दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। जनरल वहीद काकड़ 23 मार्च 1937 को पेशावर में पैदा हुए और वो सरदार अब्दुल रब नश्तर के भतीजे थे। 1956 में उन्होंने पाकिस्तानी फौज में कमीशन हासिल की। 65 की जंग के बाद कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कनाडा चले गए।
फिर NDU से मास्टर किया। 1993 में वजारत दिफा ने रिटायर होने वालों की जो लिस्ट जारी की, इसमें जनरल काकड़ का नाम भी था, लेकिन फिर नवाज शरीफ और सदर इसाक खान ने 6 सीनियर जनरलों पर फोकियत देते हुए इन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया। मगर बाद में सदर इसाक खान और नवाज शरीफ के दरमियान कशीदगी पैदा हो गई, जो 1993 में आम इलेक्शन पर सामने आई और इसके नतीजे में बेनज़ीर भुट्टो दोबारा वज़ीर आज़म बन गई। कहा तो ये जाता है कि बेनज़ीर भुट्टो ने जनरल वहीद काकड़ को एक्सटेंशन की पेशकश की थी, जिसे उन्होंने मना कर दिया था। जनरल जहांगीर करामत 1941 को कराची में पैदा हुए और 1958 में उन्होंने फौज में कमीशन हासिल की। जहांगीर करामत ने अमेरिका कमांड एंड स्टाफ कॉलेज से ग्रेजुएशन और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से मास्टर किया। जनरल करामत ने 65 और 71 की जंगों में भी हिस्सा लिया। ईरान इराक जंग के दौरान पाकिस्तानी दस्ते जो सऊदीया में अपनी ड्यूटी अंजाम देते रहे, ये ब्रिगेडियर की हैसियत से इनके कमांडर रहे। 1991 में वो DG रेंजर सिंध बनाए गए। 1992 में 3 स्टार जनरल की हैसियत से मुल्तान कोर की क़यादत की। 1994 में जनरल वहीद काकड़ ने इन्हें GHQ में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लगा दिया। जनरल जहांगीर करामत ने मेजर जनरल ज़हीरुल इस्लाम की तरफ से फौज में बगावत की कोशिश नाकाम बनाई और इसमें मुलव्विस अफसरान को सजाएं दिलवाईं। जनरल वहीद काकड़ की रिटायरमेंट पर उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो ने इन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाया और वो उस टाइम सबसे सीनियर जनरल थे। उनके दौर में पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए। नवाज शरीफ जब दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने तो इन्हें चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ का इजाफी ओहदा भी दे दिया गया। अक्टूबर 1988 में जनरल करामत ने नेवल वार कॉलेज से खिताब करते हुए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की तजवीज़ पेश की, जिस पर नवाज शरीफ ने इनसे इस्तीफ़ा मांग लिया और वो अपना इस्तीफ़ा देकर अमेरिका चले गए और अमेरिकी तहकीकी इदारों के साथ वाबस्ता हो गए। मुशर्रफ दौर में वो अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर भी बनाए गए। जनरल परवेज़ मुशर्रफ 11 अगस्त 1943 को इंडिया के शहर दिल्ली में पैदा हुए। 1961 में फ़ौज में कमीशन हासिल की और 1965 की जंग में खेम किरण के महाज पर इनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर इन्हें इम्तियाजी सनद से नवाजा गया। जनरल मुशर्रफ ने सियासत और वार स्टडीज़ में NDU और कमांड एंड स्टाफ कॉलेज से डिग्री हासिल की। उसके बाद सियाचिन के महाज पर स्पेशल सर्विस ग्रुप के कमांड भी रहे। 1990 में रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज़ कंप्लीट करने चले गए, जहां अशोक मेहता जो बाद में भारतीय फौज में मेजर जनरल बने, वो भी इनकी क्लास फेलो थे। 1993 में 2 साल तक मुशर्रफ DG मिलिट्री ऑपरेशन भी रहे और उस टाइम के DGISI के साथ मिलकर बोस्निया की जंग में किरदार अदा किया। नवाज शरीफ ने जब अक्टूबर 1998 में इन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया तो वो कोर कमांडर मंगला थे। जनरल करामत के इस्तीफे के बाद जनरल अली कली खान सबसे सीनियर थे। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल खालिद नवाज थे, मगर नवाज शरीफ ने मुशर्रफ को पहले 2 सीनियर पर फोकियत दी, जिसकी वजह से ये बयान किया जाता है कि मुशर्रफ की सिफारिश चौधरी निसार अली खान और शहबाज शरीफ ने की थी। कारगिल जंग और फौज में कुछ अपॉइंटमेंट मुशर्रफ और नवाज शरीफ में दूरियों का बायस बनी। 12 अक्टूबर 1999 को मुशर्रफ श्रीलंका के दौरे से वापस आ रहे थे तो जनरल मुशर्रफ को पता चला कि नवाज शरीफ ने इन्हें बरतरफ करके जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को नया आर्मी चीफ लगा दिया है। लेकिन फौज ने नवाज शरीफ का हुक्म मानने के बजाय नवाज शरीफ और जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को गिरफ्तार कर लिया। 30 जून को करवाए गए एक रेफरेंडम के नतीजे में जनरल मुशर्रफ 5 साल के लिए सदर मुंतखब हो गए। जनरल मुशर्रफ के दौर में 11 सितंबर का वाक़या हुआ, जिसकी वजह से अफगान जंग में पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अमेरिका का इत्तेहादी बनकर सामने आया। अफगान जंग की वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ शुरू हुई, तहरीक तालिबान बनी और मुल्क भर में दहशतगर्दी फैल गई। पाकिस्तान के मुमताज़ एटमी साइंसदान अब्दुल कदीर खान, जो मुशर्रफ के साइंस के मुशीर भी थे, उन पर एटमी प्रोग्राम दूसरे ममालिक को देने का इल्ज़ाम लगाया गया, जिस पर इन्हें ओहदे से हटाकर नज़रबंद कर दिया गया। मुशर्रफ को कत्ल करने के लिए कई साजिशें हुई, मगर वो हर बार बच निकले। 2007 में मुशर्रफ ने बेनज़ीर भुट्टो के साथ मफाहमत कर दी, जिसका फ़ायदा नवाज शरीफ को भी हुआ कि वो भी पाकिस्तान में वापस आ गए। 2007 का साल उनके लिए बहुत भारी साबित हुआ। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के साथ कंट्रोवर्शियल की वजह से वकला ने मुशर्रफ के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक शुरू कर दी। जनरल मुशर्रफ रोज़ बरोज़ कमज़ोर होते चले गए। नवंबर 2007 को जनरल कियानी, जो उस टाइम वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उन्होंने कमान इनके हवाले कर दी और वो खुद पाकिस्तान के सदर की पोजीशन पर बैठ गए। नवंबर में मुशर्रफ ने पाकिस्तान में एमरजेंसी नाफिज कर दी। इलेक्शन मुहिम के दौरान बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल कर दिया गया। 18 फरवरी 2008 को आम इलेक्शन के नतीजे में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी। दोनों बड़ी जमातों ने मुशर्रफ के खिलाफ चार्जशीट दी कि वो या तो मुस्तफ़ा हो जाएं
या इनके खिलाफ कार्रवाई की तहरीक चलाई जाएगी, जिस पर मुशर्रफ ने 18 अगस्त 2008 को इस्तीफा दे दिया और दिसंबर 2019 को इन्हें आइन तोड़ने पर सजाए मौत सुनाई गई, मगर लाहौर हाई कोर्ट ने जनरल मुशर्रफ के खिलाफ ये फैसला मुअत्तल कर दिया। जनरल अशफाक परवेज़ कियानी मंगोट तहसील गुज्जर खान जिला रावलपिंडी में 20 अप्रैल 1952 को पैदा हुए। 1971 में PMA से फारिग व तहसील अमरीकी फौजी इदारों से डिग्रियां लेने के बाद NDU से मास्टर किया। बेनज़ीर भुट्टो के साथ बतौर मिलिट्री सेक्रेटरी काम किया। 2000 में DGMO रहे और 2003 में लेफ्टिनेंट जनरल बनने के बाद 10 कोर को कमांड किया। एक साल के बाद DGISI बन गए। 2007 में वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाए गए। मुशर्रफ के इस्तीफा होने के बाद वो चीफ ऑफ आर्मी बन गए। फरवरी 2008 को एक हुक्मनामा जारी करते हुए तमाम सिविल महकमों से आर्मी अफसरों को वापस बुला लिया गया और फौज की सियासत से किनारा कशी का अंदिया दे दिया गया। परवेज़ कियानी के दौर में फाटा में तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज हुआ। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और ड्रोन हमलों के हवाले से वो अमेरिका के अहम इत्तेहादी बनकर उभरे, मगर बाज़ मामलात पर इनके वाशिंगटन के साथ इख्तलाफात भी रहे। इनके दौर में अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन के खिलाफ एबटाबाद ऑपरेशन किया। जनरल राहिल शरीफ का ताल्लुक कंझा गुजरात से है। वो जून 1956 को कोयटा में पैदा हुए। इनके बड़े भाई मेजर शब्बीर शरीफ को 1971 की जंग में निशाने हैदर दिया गया था, जबकि मेजर अजीज़ भट्टी निशाने हैदर का ताल्लुक भी इनके ननियाल में से था। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से तालीम हासिल करने के बाद 1976 में वो PMA से फारिग तहसील हुए। वो कोर हेड क्वार्टर गुजरांवाला और कोयटा में चीफ ऑफ स्टाफ रहे। 2004 में रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडी से ग्रेजुएशन की वापसी पर लाहौर कोर और PM काकुल में खिदमत सर अंजाम दी। फिर कोर कमांडर गुजरांवाला भी रहे। पाकिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से इनका नाम सुनहरी हुरूफ से लिखा जाएगा। रिटायरमेंट के बाद इन्हें सऊदी अरब में कमांडर इन चीफ ऑफ इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोलिएशन बना दिया गया। जनरल कमर जावेद बाजवा का ताल्लुक गखड़ी मंडी से है और वो 11 नवंबर 1960 को कराची में पैदा हुए। सर सैयद कॉलेज और गोल्डन कॉलेज रावलपिंडी से पढ़ने के बाद 1978 में मिलिट्री एकेडमी के लिए मुंतखब हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में अफ्रीका में खिदमत सर अंजाम दी, जहां उनके साथ मेजर जनरल बकराम सिंह भी थे, जो बाद में भारतीय फौज के सरबराह बने। 2009 में मेजर जनरल बनने के बाद शुमाली इलाका जात में फोर्स कमांडर रहे। 10 कोर में तैनात रहने की वजह से लाइन ऑफ कंट्रोल की अस्करी हरकत से इन्हें बखूबी मालूमात थी। चीफ बनने से पहले जनरल बाजवा राहिल शरीफ के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर भी रहे। 2016 को नवाज शरीफ ने सीनियर मोर जनरल जुबैर हयात को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ और जनरल बाजवा जो सीनियरिटी में चौथे नंबर पे थे, इनको चीफ नामजद कर दिया। जनरल बाजवा ने दहशतगर्दी के खिलाफ 2017 में ऑपरेशन रद्दुल फसाद शुरू किया और इसी दौरान इनके और नवाज शरीफ के दरमियान दूरियां पैदा हो गईं और इनके बारे में कयास किया जाने लगा कि वो अपोजिशन की जमात तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं। जुलाई 2018 को होने वाले इलेक्शन के नतीजे में PTI ने सादा अक्सरियत हासिल करके इत्तेहादी हुकूमत बनाई। नवाज शरीफ और इनके लोगों का कहना है कि जनरल बाजवा के दबाव की वजह से अदालतों से इन्हें नाअहल किया गया और सजाएं दी गई हैं, लेकिन इसके बावजूद जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जनरल बाजवा की तोसी को गैर आइनी करार दिया गया तो पार्लियामेंट में इनकी तोसी के हवाले से कानून साजी में मुस्लिम लीग नून ने भी हिमायत की, मगर बाद में इमरान खान के साथ भी जनरल बाजवा के इख्तलाफात पैदा हो गए और फिर बाद में इमरान खान अदम एतमाद के नतीजे में हुकूमत से अलग कर दिए गए, जिसे इमरान खान रिजीम चेंज की एक बैरूनी साजिश करार देते हैं। जनरल आसिम मुनीर का ताल्लुक रावलपिंडी से है और वो पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जिनका ताल्लुक PMA लॉन्ग कोर्स से नहीं बल्कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल से पास होने वालों से है। जनरल आसिम मुनीर ISI और MI दोनों इंटेलिजेंस इदारों के सरबराह रह चुके हैं। GHQ में क्वार्टर मास्टर जनरल भी रह चुके हैं। जनरल आसिम मुनीर हाफिज कुरान हैं और सीनियरिटी के हवाले से सबसे सीनियर थे, जिस पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर कर दिया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि हमारे पाकिस्तान के सरबराहों ने पाकिस्तान के लिए क्या क्या किया है और कौन कब तक रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके प्यार और मोहब्बत का बहुत शुक्रिया।